हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। आज का मोटिवेशनल थॉट्स है कि परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा ज़माने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। आइए आगे बढ़ें। 8 मई की जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन BRO के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। भारत में वित्त वर्ष 2021-22 में 26 लाख नए डीमेट खाते प्रतिमाह खोले गए। डीमेट अकाउंट जो खाते होते हैं, जो डीमेट अकाउंट्स होते हैं, क्या होते हैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। सेवानिवृत्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल कर्मियों के लिए CAPF पुनर्वास पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स के परिसरों में सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। न्यू बैंक ओपन के देश की 100वीं यूनिकॉर्न कंपनी बनने के साथ ही भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम के शुभंकर लोगो, जर्सी और थीम सॉन्ग का लोकार्पण किया गया है अनुराग ठाकुर के द्वारा, जो आपके खेल और युवा मामला जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। आइए जो प्रश्न है उनको देखते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क सुरक्षा संगठन के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया है। जो BRO है, सीमा सड़क संगठन, उसके स्थापना दिवस को समारोह किया है। BRO की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। आइए देखें इसको। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बदलते समय के साथ तैयार रहने के लिए सीमा क्षेत्र का निरंतर विकास रक्षा रणनीति जो है उसका एक हिस्सा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि BRO से श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी के जरिए अपनी क्षमता बढ़ाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का भी आह्वान किया है। राजनाथ सिंह आज 7 मई को BRO के 63वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हाल के दिनों में देश के उत्तरी क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति को ध्यान रखते हुए संगठन को क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में संगठन के बजट को 40% बढ़ाकर 3,500 करोड़ रुपए करने की घोषणा का उल्लेख किया है राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BRO को केवल एक निर्माण संगठन ही नहीं बल्कि ये एकता, अनुशासन, आस्था और समर्पण का एक शानदार उदाहरण बताया है। BRO को राजनाथ सिंह ने श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र विकास के नए केंद्रों के रूप में उभरे हैं और पूर्वोत्तर देश की सर्वांगीण प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत को दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है। जो भारत का पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है वो। BRO के महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने कर्मियों से नए जोश और समर्पण के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने समर्पण, महत्वपूर्ण जो सुरंगें हैं और हवाई क्षेत्र निर्माण परियोजनाओं को जल्द ही समाप्त करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। राजनाथ सिंह ने शांति कार्यकाल के दौरान दिल्ली में तैनात BRO कर्मियों के लिए टोडापुर में 323 क्वार्टर वाले आवास परिसर की आधारशिला भी रखी है। श्री राजनाथ सिंह ने भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित 2 सॉफ्टवेयर BRO संसाधन प्रबंधन प्रणाली और BRO बजट प्रबंधन प्रणाली भी लॉन्च की है। राजनाथ सिंह के द्वारा जो भू सूचना विज्ञान संस्थान के द्वारा विकसित जो 2 सॉफ्टवेयर हैं, एक है BRO संसाधन प्रबंधन प्रणाली, एक है BRO बजट प्रबंधन प्रणाली को लॉन्च किया है। राजनाथ सिंह ने BRO@63_ऑल वीमेन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रैली है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। यह रैली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से होते हुए 750 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। आइए BRO के बारे में जानते हैं कि BRO की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी BRO की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। स्थापना के समय इसके द्वारा केवल 2 परियोजनाओं के साथ जो इसका परिचालन है वो शुरू किया गया था। यह दोनों प्रोजेक्ट तुस्कर और प्रोजेक्ट बीकॉन था। कुछ समय के बाद जो प्रोजेक्ट तुस्कर था उसका नाम बदलकर प्रोजेक्ट वर्तक कर दिया
पूर्व के लिए प्रोजेक्ट वर्तक और पश्चिम के लिए प्रोजेक्ट बेकॉन को निर्धारित किया गया था। वर्तमान समय इस संगठन के द्वारा 13 से अधिक प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है बीआरओ के द्वारा। आइए अगला जो प्रश्न है उसको देखिए। भारत में वित्त वर्ष 2021-22 में 26 लाख नए डीमेट खाते प्रतिमाह खोले गए हैं। डीमेट अकाउंट क्या होते हैं? आपको शेयर्स की खरीद और बिक्री के लिए जो अकाउंट खोलना पड़ता है उसे डीमेट अकाउंट बोलते हैं, जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप शेयर्स की खरीद बिक्री करते हैं। आइए देखते हैं इसको। जो आपकी निर्मला सीतारमण है उन्होंने कहा है कि भारत में वित्त वर्ष 2021-22 में 26 लाख नए डीमेट खाते प्रतिमाह खोले गए हैं। वर्ष 2019-20 में इनकी संख्या 4 लाख प्रतिमाह थी, जो 2020-21 में 3 गुना बढ़कर 12 लाख प्रतिमाह हो गई। इससे युवा निवेशकों में जोखिम उठाने और इसके लिए तैयार रहने का भी पता चलता है। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मुंबई में आज राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड NSDL के रजत जयंती समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत का जो भविष्य है वो उज्जवल है। किस क्षेत्र में? ये आपके जो शेयर्स हो गया, जो डिजिटल क्षेत्र है उसमें। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि के धन्यवाद देते हुए कहा कि मोदी जी ने जन धन योजना का शुभारंभ किया है और जन धन योजना 2014 में स्टार्ट की गई थी और ये वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है विश्व की। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी और NSDL के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय खुदरा निवेशकों के हितों को पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वित्त मंत्री ने निवेशकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए मार्केट का एकलव्य कार्यक्रम का भी शुरुआत की है। आइए जो अगला प्रश्न है, सेवानिवृत्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल कर्मियों के लिए CAPF पुनर्वास पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस सशस्त्र बल और किस जो सशस्त्र बल है उसके कर्मियों के लिए जब वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे उसके लिए CAPF पुनर्वास पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय जो सशस्त्र पुलिस बल है और असम राइफल के कर्मियों के लिए, जो गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल कर्मियों को निजी सुरक्षा एजेंसियों में रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने के लिए CAPF पुनर्वास पोर्टल का शुभारंभ किया है। ये पोर्टल का शुभारंभ किस लिए किया गया है कि जो सुरक्षा एजेंसियां होंगी निजी, उसमें क्या जो ये सशस्त्र पुलिस बल के जो कर्मी होंगे वो रिटायर होंगे तो ये अपनी सहायता इसमें दे सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि कल्याण और पुनर्वास बोर्ड WARB के माध्यम से शुरू किए गए इस पोर्टल से सेवानिवृत्त कर्मियों को फिर से रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसके लिए उन्हें अपना निजी विवरण तथा विशेषज्ञता के अपने विषय और रोजगार का वांछित स्थान वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि एक पोर्टल पहले ही मंत्रालय द्वारा निजी सुरक्षा एजेंसी विनियम है कानून के अंतर्गत निजी सुरक्षा एजेंसियों के पंजीकरण के लिए काम कर रहा है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अब दोनों वेबसाइट को आपस में जोड़ दिया गया है, जहां रोजगार प्राप्त करने वाले, रोजगार प्रदान करने वाले दोनों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहां जो सेवानिवृत्त जो कर्मचारी होंगे वो अपना डेटा उपस्थित करेंगे, अपना डेटा को अपलोड करेंगे और जिन कंपनियों को आवश्यकता होगी वो आवश्यकता अनुसार उन जो सेवानिवृत्त कर्मचारी होंगे उनको नौकरी देंगे। अगला कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो NSG है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, के परिसरों में सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों के परिसरों में सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। गृह मंत्रालय और भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के बीच नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों पक्षों के बीच सोलर रूफटॉप PV पावर संयंत्र की संयुक्त रूप से स्थापना के लिए समझौता हुआ है। निगम ने सशस्त्र पुलिस बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स परिसरों में 71.68 मेगावाट की कुल सौर ऊर्जा क्षमता का अनुमान लगाया। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह केंद्र सरकार के अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए असम राइफल के बारे में जानते हैं कि असम राइफल की स्थापना कब की गई। कि असम राइफल की स्थापना 1835 में की गई है, जिसे कछार लेवी के नाम से जाना जाता है। जब असम राइफल की स्थापना की गई थी, असम राइफल शब्द का प्रयोग 1917 से किया जा रहा है। 1917 प्रथम विश्व युद्ध के समय
यह देश का सबसे प्राचीन अर्धसैनिक बल है जिसकी स्थापना अंग्रेजों के समय की गई थी। असम राइफल गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय कहाँ? मेघालय की राजधानी शिलोंग में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि असम राइफल है तो लोगों को लगेगा कि असम राइफल का जो हेडक्वार्टर होगा वो कहाँ होगा? असम में, परंतु इसका जो हेडक्वार्टर है वो मेघालय की राजधानी शिलोंग में है। असम राइफल ने प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप और मध्य पूर्व में अपनी सेवाएं दी है, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1939-1945 तक जो चला था, मुख्य रूप से बर्मा म्यांमार में लड़ाई लड़ी। चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा कर लेने के बाद असम राइफल को पूर्वोत्तर में चीन से लगने वाली जो सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। 2002 से असम राइफल भारत और म्यांमार की सीमा पर तैनात है। कहाँ? भारत और म्यांमार की सीमा पर तैनात है। नेशनल जो सिक्योरिटी गार्ड है एनएसजी, उसके बारे में देखते हैं, जिसे क्या ब्लैक कैट्स बोला जाता है। हर साल 16 अक्टूबर को अपनी स्थापना दिवस मनाता है कौन? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। वर्ष 2021 में एनएसजी की स्थापना की 37वीं वर्षगांठ है। एनएसजी गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक विशिष्ट आतंक विरोधी इकाई है। एनएसजी आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए एक संघीय आकस्मिक बल है। एनएसजी विशिष्ट स्थिति से निपटने के लिए सुसज्जित और प्रशिक्षित बल है और इसलिए आतंकवाद के गंभीर कृत्यों को विफल करने के लिए असाधारण परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1984 में। इसका जो स्थापना दिवस कब? 16 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को की गई। एनएसजी को ब्लैक कैट्स के नाम से जाना जाता है। यह देश में एक विशिष्ट हड़ताली बल है जो आतंकवादी हमले, अपहरण और बंधक कैदी जैसी स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित है। न्यू बैंक ओपन देश की 100वीं यूनिकॉर्न कंपनी बनने के साथ ही भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। आइए देखते हैं इसको कि न्यू बैंक ओपन $1 अरब से अधिक मूल्य वाली देश की 100वीं निजी कंपनी यानी यूनिकॉर्न बन गई है। इसके साथ ही देश में यूनिकॉर्न की संख्या अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार अब $1 अरब से अधिक मूल्य वाली दुनिया की हर 10वीं निजी कंपनी भारत की है। $1 अरब $1 बिलियन मतलब 100 करोड़ से अधिक की मूल्य वाली कंपनी जो हो जाएगी उसको यूनिकॉर्न का दर्जा दे दिया जाता है। न्यू बैंक स्टार्टअप ओपन में मौजूदा निवेशकों के साथ IIFL की $5 करोड़ की राशि शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। यूनिकॉर्न की संख्या की दृष्टि से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसका $1 अरब से अधिक मूल्य वाली निजी कंपनियों का मूल्य 332 अरब 70 करोड़ से अधिक है। वर्ष 2022 के शुरुआती 4 महीने में भारत में ऐसे 14 यूनिकॉर्न सामने आए हैं जिनका कुल मूल्य 18 अरब 90 करोड़ है। आइए यूनिकॉर्न क्या होता है उसको देखते हैं। यूनिकॉर्न $1 बिलियन से अधिक की वैल्यू के साथ किसी निजी स्टार्टअप कंपनी का वर्णन करने के लिए वेंचर जो कैपिटल इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है। $1 बिलियन मतलब 100 करोड़ की यदि आपकी कंपनी की वैल्यू हो चुकी है तो आपकी जो कंपनी है उसे यूनिकॉर्न का दर्जा दे दिया जाएगा। इस शब्द को पहली बार कैलिफोर्निया के पालो अल्टो में स्थित एक सीड स्टेज वेंचर कैपिटल फंड काउबॉय वेंचर्स के संस्थापक वेंचर कैपिटलिस्ट एलिन ली द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। यूनिकॉर्न मानव संसाधन क्षेत्र के भीतर भर्ती अवधारणा को भी संदर्भित कर सकता है। HR मैनेजरों की किसी पोजीशन को भरने के लिए उच्च अपेक्षा हो सकती है जिससे वे ऐसी योग्यता वाले उम्मीदवारों की तलाश कर सकते हैं जो किसी विशिष्ट रोजगार के लिए जो आवश्यक से अधिक हैं। संक्षेप में ये मैनेजर यूनिकॉर्न की तलाश कर रहे हैं जो उनके आदर्श उम्मीदवार बनाम जिन्हें वे उपलब्ध लोगों के पूल से हायर कर सकते हैं के बीच एक डिसकनेक्ट की ओर ले जाता है। आइए अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम के शुभंकर लोगो और जर्सी थीम का जो सॉन्ग है उसका लोकार्पण किया गया है, इसको देखते हैं। हरियाणा में आज 7 मई को पंचकुला के इंद्रधनुष स्टेडियम में आयोजित एक विशेष समारोह में खेलो इंडिया यूथ गेम के शुभंकर लोगो, जर्सी और जो थीम सॉन्ग है उसका लोकार्पण किया गया। हरियाणा सरकार 4 जून से 13 जून तक इन खेलों की मेज़बानी करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ शुभंकर लोगो और इन खेलों के लिए गीत का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह और अन्य जो गणमान्य व्यक्ति थे वो मौजूद थे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन राज्य सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण साई, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
इस खेल में 8,000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। गतका, कलारीपट्टू, थांग टा, मलखम और योगासन जैसे 5 जो आपके पारंपरिक खेल हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। 25 खेल टोटल इसमें जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम है इसमें 25 खेलों का आयोजन किया जाएगा। ये खेल पंचकुला, अम्बाला, शाहाबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। ये अनुराग ठाकुर के द्वारा जो लोगो है, जर्सी है, उसका अनावरण किया गया, उसका उद्घाटन किया गया। पारंपरिक खेलों के संरक्षण पर जोर देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि 5 जो पारंपरिक खेल हैं गतका, कलारीपट्टू, थांग टा, मलखम और योगासन सहित खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का हिस्सा होंगे। ये 5 खेल जो आपके क्या हैं, पारंपरिक खेल हैं। उन्होंने कहा कि यूथ गेम और हाल ही में संपन्न हुए खेलों के तहत यूनिवर्सिटी गेम निश्चित रूप से युवाओं को भविष्य में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करेंगे। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री ने कहा कि भारत सरकार एथलीटों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किए जा रहे उनके प्रयासों को लेकर सजग है। आइए कि जया नाम का काला हिरण और विजय नाम का बाघ खेलो इंडिया यूथ गेम के शुभंकर है। कौन? जया और विजय। जया क्या है? काला हिरण, और विजय जो है बाघ है। ये क्या, ये जो यूथ गेम हो रहा है इंडिया का उसके शुभंकर हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के लिए हरियाणा के शुभंकर का नाम क्या है? धाकड़। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 4 जून से 13 जून के मध्य हरियाणा में होने जा रहा है। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी हमने चर्चाएं की। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक।